2017 के चुनाव के ऐलान की तारीखों को देखें तो मुमकिन है कि अगले 30 दिन के भीतर 2022 की लखनऊ की लड़ाई के तारीखों की घोषणा हो जाए। नमस्कार, लखनऊ की लड़ाई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इसकी टोपी उसके सर, टोपी उछालना, टोपी पहनाना, टोपी के इर्द गिर्द आपने बहुत सारे मुहावरे सुने भी होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे। भारतीय राजनीति में भी ऐसे मुहावरों की खूब गूंज रहती है। मुहावरों से आगे नारों का इस्तेमाल खूब होता है। एक वक्त ऐसा भी था जब ऐसे ही नारे भारतीय राजनीति में गूंजते थे। इन्हीं नारों के दम पर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती थी, चुनाव जीतती थी। लेकिन अब नारों का बोलबाला जरा कम हो गया है। अब जुमले, कटाक्ष, इन सब की जगह है। जी हाँ, जुमलों में यह फायदा होता है कि आप अपने विरोधी का नाम लिए बगैर उसका काम कर देते हैं। तभी तो अब्बाजान आया, उसके बाद लुंगी वाला आया, फिर शमशान कब्रिस्तान भी आ गया। आजकल टोपी का बोलबाला है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वोट से रिश्ता है इन मुहावरों का, इन कटाक्षों का, इन जुमलों का। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पूरी फहरिस्त। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं। जो गरीबों का हक लूट लेने वाला प्रदेश बन गया था, विकास के कार्यों में डाका डालने वाला प्रदेश बन गया था, वह है लाल टोपी। जैसे कलकत्ते में हुआ था खतरा, अभी लाल टोपी का खतरा उनके लिए यूपी में जरूर होगा। प्रधानमंत्री जी चुनाव के वक्त में ऐसा ही दीदी करके आए बंगाल, नतीजा हमने देखा। काली टोपी पहनने वाले प्रधानमंत्री का दिल दिमाग दोनों काला है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। कोरोना वायरस का सबसे संक्रामक रूप आ चुका है। बचाव सिर्फ वैक्सीन है। वही वैक्सीन अब चुनाव प्रचार का हथियार बन जाती है। मेरठ में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष वैक्सीन का नाम लेते हैं। वायरस के खिलाफ नहीं, अखिलेश यादव के खिलाफ लाल टोपी का जिक्र करके। और हमारे यहाँ आपके नेता हैं, कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्द ही तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना, यह भी होने वाला है। लाल टोपी पर चुनावी वार का बयान रूपी ये नया वेरिएंट है। इससे पहले शुरुआत गोरखपुर में हुई। चुनावी सभा का मंच, नीचे लाल कारपेट, सामने जनसमूह। साथ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से दोबारा चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनने का चेहरा योगी आदित्यनाथ। मौका जनता को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने का। लेकिन विकास के मंच से लखनऊ की लड़ाई में गूंजा एक शब्द, लाल टोपी। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। लाल टोपी वालों को, लाल टोपी वाले, लाल टोपी वालों को। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए
माफियाओं को खुली छूट देने के लिए, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। न व्यक्ति का नाम, न पार्टी का नाम, सिर्फ लाल टोपी का नाम। क्यों? क्योंकि लाल टोपी अखिलेश यादव पहनते हैं। लाल टोपी पहनकर ही वो हर रैली में जाते हैं। कार्यकर्ता भी लाल टोपी पहनते हैं। इन्हीं लाल टोपियों का जिक्र लखनऊ की लड़ाई में गोरखपुर से आया। प्रधानमंत्री लाल टोपी शब्द का प्रयोग करते हुए 5 बार करते हैं। लाल टोपी यानी घोटाला, लाल टोपी यानी भ्रष्टाचार के जरिए कुछ लोगों का फायदा, लाल टोपी यानी अवैध कब्जा, लाल टोपी यानी माफिया राज, लाल टोपी यानी आतंकियों को केस से बरी करने वाली छूट। मुद्दा अगर यही तो फिर नाम क्यों नहीं लिया? क्यों लाल टोपी ही कहा? क्यों नहीं कहा अखिलेश राज में? क्यों नहीं बोले समाजवादी पार्टी के शासन में? इस वजह को समझते हुए लखनऊ की लड़ाई की कहानी आगे देखते हैं। हमला प्रधानमंत्री ने पहली बार अखिलेश यादव पर बोला है और इस तरह के हमले प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किए थे। इसके सियासी मायने समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। 2-2.5 महीने के भीतर ये चुनाव होंगे और अब से ये पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटाने की ये कोशिश है। इसे अखिलेश यादव वर्सेज नरेंद्र मोदी बनाने की ये पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से सीधा हमला बोला है, ये साफ हो गया कि अब चुनाव में अखिलेश यादव को पीएम मोदी कम से कम कोई इम्यूनिटी देने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी पहले कह चुकी है 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। ऐसे में वोटर के सामने क्या महत्वपूर्ण होता है वोट देने के वक्त? इस सवाल का जवाब समझना आपको जरूरी है। हमने आपके लिए रिसर्च की है। CSDS लोकनीति ने 2017 के चुनाव के बाद पोस्ट पोल सर्वे जो किया, उसमें पूछा चुनाव में वोट देने के दौरान पार्टी, कैंडिडेट, सीएम का चेहरा, बड़ा नेता कौन मायने रखता है? जवाब में 41% लोग कहते हैं पार्टी मैटर करती है। 20% लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मायने रखता है। 10% लोगों ने वोट देने में पीएम मोदी के मायने को अहम बताया, जबकि 4% लोगों ने वोट देने के दौरान क्या मायने रखता है के जवाब में अखिलेश यादव का नाम लिया। यानी चुनाव में जब 2 महीने रह गए तो अब लाल टोपी का जिक्र करके प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी को सबसे पहले निशाने पर लाते हैं, फिर खुद अखिलेश यादव के मुकाबले जनता से वही रिस्पांस चाहते हैं जो 2017 में बीजेपी को मिल चुका है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। समाजवादी पार्टी ने तुरंत पहले लाल टोपी को खतरे की घंटी बताने का जवाब इंकलाबी टोपी का वीडियो जारी करके दिया। जवान के जुनून को, गरीब के सुकून को, लड़ा के खुद आवाम को, जो चूसते हैं खून को, उन आंखों में खटकती है समाजवादी टोपियां। ये इंकलाबी टोपियां, ये लाल रंग की टोपियां, समाजवादी टोपियां। लाल टोपी का चुनावी जुमला वोटर पर क्या असर डालता है? लाल टोपी के बहाने किस वोटर को टारगेट करने की कोशिश है? लाल टोपी के नाम पर टारगेट से कितने वोटर प्रभावित होते हैं? नारों की जगह वार के लिए जुमलों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
इन सवालों को भी लखनऊ की लड़ाई में आज आप जानेंगे, क्योंकि समाजवादियों की लाल टोपी का नाम लेकर पहली बार यूं आक्रामक राजनीतिक वार हो रहा है। लाल टोपी क्या पहली बार समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है? जवाब है नहीं। फिर इसका इतिहास क्या है? इस बारे में हमने जानकारी आपके लिए जुटाई। पुराने सोशलिस्ट नेता और समाजवादी पार्टी के ही संस्थापक सदस्यों में से एक उदय प्रताप सिंह लाल टोपी का इतिहास और समाजवादी पार्टी में लाल टोपी की एंट्री की कहानी बताते हैं। उदय प्रताप सिंह के मुताबिक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कृपलानी समेत कई नेता कांग्रेस के ही साथ थे। कांग्रेस जहां पहले गांधीवादी टोपी पहनी जाती रही, 1948 में नेहरू की नीतियों से नाराज होकर अलग सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1948 में ही जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि रूस गए थे। रूस से लौटने के बाद क्रांति के रूप में प्रचलित लाल रंग की टोपी पहनना है कि दावा है जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया। अब आप इस जानकारी के बाद सोचेंगे कि जेपी ने लाल टोपी पहनी, लेकिन समाजवादी पार्टी में लाल टोपी का प्रयोग कब और कहां से आया? तो कहानी 29 साल पहले समाजवादी पार्टी के गठन के दिन पहुंचती है। तो फिर एक पार्टी बनी, वो सपा, जो पहले 92 में, और 92 में जब पार्टी बनी उस वक्त हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया था जाके 35 लोगों के हस्ताक्षर से, जिसमें ये कहा था कि साहब हम लोग ये जो बाबरी मस्जिद वाला मामला है ये बिगड़ेगा और इसको ढाया जाएगा, इसको आप बचाइए किसी तरह से। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ आए थे हम लोग और हजरतगंज पार्क में समाजवादी पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें बहुत से लोग लाल टोपी पहने। जेपी के बाद जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जो नेता हुए, उन्होंने लाल टोपी का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी सबको। ये कहा कि इसका संबंध क्रांति से है, लाल रंग का संबंध क्रांति से है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के हाथ कमान रहने से ज्यादा अखिलेश यादव के दौरान समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने लाल टोपी का इस्तेमाल ज्यादा किया। खुद अखिलेश यादव लाल टोपी पहनकर ही संसद के बाहर जाकर धरना दे आए। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन टोपी पहनकर ही दूसरों को भी लाल टोपी पहनाती दिखी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू फॉर कैंपेनिंग फॉर समाजवादी पार्टी। लाल खतरा उन लोगों के लिए है। इस बार जैसे कलकत्ते में हुआ था खतरा, अभी लाल टोपी का खतरा उनके लिए यूपी में जरूर होगा। लाल टोपी वालों के भी प्रधानमंत्री हैं, हरी टोपी के प्रधानमंत्री हैं, गांधी टोपी के प्रधानमंत्री हैं, बिना टोपी वालों के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी की भाषा कोई शोभा नहीं देता। ऐसा ही दीदी वो दीदी करके आया बंगाल में, नतीजा हमने देखा। काली टोपी पहनने वाले ही इस देश के अंदर करोड़ों किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं। तो काली टोपी, काला दिल, काले दिमाग और काले कानून से इस देश की जनता को सावधान रहना। सिर्फ टोपी वाले जुमले के नाम पर टक्कर लखनऊ की लड़ाई में नहीं चल रही। लाल टोपी से पहले अब्बाजान, लुंगी वाले, जालीदार टोपी वाले, शमशान, कब्रिस्तान वाले जैसे जुमलों का प्रयोग करके भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के शासन पर कठोर प्रहार हुआ है। मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? पैसा तीर्थों के विकास के लिए नहीं, पर्व और त्योहारों के लिए नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लूट खसोट करने के लिए दिया जाता था। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि अब्बा जान, शमशान, जालीदार टोपी से लेकर लाल टोपी तक की जंग में लखनऊ की लड़ाई कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा? इसका हिसाब किताब देखने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में लाल टोपी वाला रेड अलर्ट क्यों बोला? वो अखिलेश यादव का नाम भी ले सकते थे, समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला भी बोल सकते थे। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री अब्बा जान क्यों कह रहे हैं?
क्या वार करने का और तरीका नहीं हो सकता है? क्या सीधे तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता है? क्या सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला नहीं बोला जा सकता है नाम लेकर? तो क्या टोपी वाले, शमशान कब्रिस्तान, अब्बाजान, ये सब बोलने से वोटों में फायदा होता है? आइए जरा समझते हैं मिलकर कि आखिर इन शब्दों का, इन जुमलों का, इन कटाक्षों का वोटों से क्या रिश्ता है और खास तरह के शब्द चुने क्यों जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करें। जिस वर्ष उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ, उसी साल यानी 1972 में यूपी के 9 जिलों को फायदा पहुंचाने वाली सरयू नहर परियोजना को मंजूरी मिली। फिर क्या हुआ? 49 साल बाद जाकर ये सरयू नहर परियोजना पूरी हो पाती है। इन 49 वर्ष में ज्यादातर वक्त यूपी में बीजेपी विरोधी दल का शासन रहा। विकास की नहर सिंचाई के लिए तब पूरी होती है जब बीजेपी की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। विकास का मुद्दा छोटा नहीं होता। क्या लखनऊ की लड़ाई में भी इसका असर होगा? जवाब 2017 के चुनावों के बाद के पोस्ट पोल सर्वे में खोजते हैं। CSDS लोकनीति के इलेक्शन सर्वे में जनता ने किस मुद्दे को सोचकर वोट दिया के बदले में जवाब मिला कि विकास के मुद्दे पर 29% लोग वोट देने की बात कहते पाए गए। महंगाई के मुद्दे पर 13% लोगों ने वोट देने की बात बताई। बेरोजगारी, नौकरी के मुद्दे पर पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 8.6% लोगों ने वोट देने की बात कही। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 8.1% और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 1.3%। 40 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इस आधार पर हम अब ये समझना चाहते हैं, जहां जनता विकास पर ज्यादा वोट देने की बात करती है, न कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वहां विकास योजनाओं के मंच से लाल टोपी समेत दूसरे जुमले क्यों आए? इसलिए हमने हर चुनाव पर बारीक नजर रखने वाली संस्था लोकनीति CSDS के निदेशक संजय कुमार से बात की। चुनाव में कई बार जब आप प्रतीकों का सहारा लेते हैं किसी चीज को बताने के लिए, तो वो ज्यादा कारगर होती है। जब आप प्रतीकों का सहारा लेते हैं तो मतदाता ये विवश होते हैं सोचने के लिए कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो जरा ज्यादा ध्यान से बातों को सुनते हैं। इसी के लिए कई बार ऐसा होता है कि पार्टियों का सीधा नाम न लें, नेताओं का सीधा नाम न लें, लेकिन कुछ ऐसे सूचक चिन्हों से संकेत दें जिससे वोटर उसमें ज्यादा थोड़ा दिलचस्पी लेता है और बहुत ध्यान से सुनता है। इसी के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि लाल टोपी की ओर इशारा किया, और लाल टोपी एक प्रतीक है समाजवादी पार्टी। तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। क्या इसीलिए सीधे नाम लेने की जगह लाल टोपी बोलकर पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, खासकर गुंडागर्दी के आरोप पर? इन तस्वीरों को देखते हैं। ये लाल टोपी जुमले वाली राजनीति के वक्त की आई ही तस्वीर है। चंदौली में समाजवादी पार्टी और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस के अधिकारी को धक्का देकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। क्या कोशिश है कि ऐसे जो लाल टोपी समाजवादी पार्टी की पहचान बनकर दिखती है, उसे अपराध के मुद्दे पर वोटर के सामने खड़ा कर दिया जाए? माफिया को संरक्षण देते थे, आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे,
आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। लाल टोपी जुमले का इस्तेमाल अगर अपराध, माफिया, भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किया जाता है तो फिर अब्बा जान के जुमले का प्रयोग यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में घेरने के लिए होता है। सरकार है 2017 के यूपी चुनाव में भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। तो बीजेपी आज हम कहते हैं कमांडिंग स्टेज में है। बीजेपी का जनाधार बहुत बड़ा है और इसकी एक वजह बहुत साफ है। बीजेपी ने इस बात का बहुत खुलकर प्रचार प्रसार किया कि जो दूसरी पार्टियां हैं जो आज विपक्ष में बैठी हैं, इन पार्टियों ने धार्मिक एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। जो माइनॉरिटीज हैं उनके जरूरतों को ज्यादा ध्यान रखा और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हिंदू हैं उनके हितों की अनदेखी की गई। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर अब्बा जान के बहाने एसपी क्यों घिरती है? वजह ये कि 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की शिक्षा या शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद दिए जाने पर नोटिस देकर जवाब तक मांगा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 30 विभागों की 85 योजनाओं में 25% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए ही बढ़ाने का ऐलान भी समाजवादी सरकार ने किया था। अखिलेश सरकार ने 2016 और 17 में 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 537 करोड़ रुपए भी आवंटित किए थे। जवाब में अब अखिलेश यादव बीजेपी को वोटों के ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी बताते हैं। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है। तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। लखनऊ की लड़ाई में जुमलों की राजनीति का तीसरा शब्द है शमशान कब्रिस्तान। इसका प्रयोग पिछले चुनाव में भी हो चुका है, इस बार भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पैसा ग्रामीण विकास के लिए नहीं, पैसा तीर्थों के विकास के लिए नहीं, पर्व और त्योहारों के लिए नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लूट खसोट करने के लिए दिया जाता था। बड़ी संख्या में यहाँ पर मंच पर देता है। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये बात सच है कि अखिलेश सरकार के 5 साल में शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का बजट रहा, जो कुल 1200 करोड़ रुपए था। अखिलेश सरकार ने 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ रुपए और शमशान के लिए 227 करोड़ रुपए रखे थे। जब बात होगी। अब लखनऊ की लड़ाई में एक वोटर, एक नागरिक और आज तक के दर्शक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जहां पिछले चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ध्रुवीकरण वाले शब्दों और जुमलों की एंट्री हुई, वहां इस बार चुनाव के ऐलान से पहले ही क्यों जुमलों का वार किया जाने लगा। कई बार हमने देखा है जब चुनाव कई दौर में होता है, जब कई फेजेस में होता है, तो शुरुआती दौर में शायद उतने तीखे प्रहार एक पार्टी दूसरे पर नहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव दूसरे, तीसरे, चौथे दौर में प्रवेश करता है तो तीखे प्रहार एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टियों पर ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यूपी में तो अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई है और तीखे प्रहार एक पार्टी दूसरी पार्टियों पर कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बात का संकेत है, इस बात का ये संकेत है कि चुनाव जो है इस बार काफी तीखा होने वाला है। चुनावी एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी इलेक्शन की तारीखों के ऐलान से पहले ही जुमलों से माहौल को तीखा करने के पीछे बड़ी वजह है। वजह यह कि अपना कोर वोटर किसी भी हालत में हिलने ना पाए। वोटर और उत्साहित होकर उन्हीं जुमलों के साथ चर्चा करे। फायदा सीधे वोट के रूप में पार्टियों को हो। लखनऊ की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी पर वार करके यूपी के चुनावों को गरमा दिया है।
लाल टोपी को उन्होंने खतरे का अलर्ट बता दिया। अब अखिलेश यादव भी इसे भुनाने में जुट गए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। अब अखिलेश यादव इसी जुमले के इस्तेमाल को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी को रेड अलर्ट बताकर इसे अपना सियासी हथियार क्यों बनाया है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 4 साल पहले समाजवादी पार्टी के सफाए का जो ऐलान किया था वो उल्टा पड़ गया। तो अब्बा जान आ चुके हैं, चिलमजीवी, आखिर और कितने कटाक्ष अभी आने बाकी हैं? तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता। मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा, सफाया होगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें भी जिता। तो अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा और तो और वो 400 सीट जीतेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश के इस आत्मविश्वास की वजह क्या उनकी सभाओं में आने वाली भीड़ तो नहीं है? क्योंकि अखिलेश अपनी रैली करें, सहयोगियों की सभा में जाएं, उनके समर्थकों की भीड़ सबका ध्यान खींच रही है। जन समर्थन उत्तर प्रदेश में जुट रहा है, जो सभाओं में लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी सब एक साथ समर्थन दे रहे हैं, इसी की वजह से भाषा भारतीय जनता पार्टी की बदली है। और लगातार चुनाव में वो भाषा बदलते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इससे भी खराब भाषा आपको सुनने को उत्तर प्रदेश से मिलेगी। और सवाल यह है कि क्या अखिलेश की रैलियों में यही भीड़ प्रधानमंत्री के उन पर सीधे हमले की वजह है? क्या इसीलिए पीएम ने समाजवादी पार्टी को खतरे की घंटी से जोड़ा? आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो सवाल यह है कि लखनऊ की सड़ाई में कौन किसके लिए खतरे की घंटी है और क्या इसीलिए लाल टोपी का जिक्र बार बार हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि आप चुनाव में इतनी भाषा गलत क्यों बोलते हो? आपको असली मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, महंगाई कब कम होगी, एम्बुलेंस जिसपे लाल रंग लगता है, सिंबल है, वो कब ज्यादा चलाओगे, फायर ब्रिगेड जो चाहिए जरूरत है उसकी कब बढ़ाओगे? तो ये तो फायर ब्रिगेड से भी चिढ़ने लगेंगे। इसके अंदर अराजकता थी, जो दंगा प्रदेश बन गया था, जो पलायन करने वाला प्रदेश बन गया था, जो अपराधियों को सरकार के माध्यम से संरक्षण देने वाला प्रदेश बन गया था, जो गरीबों का हक लूट लेने वाला प्रदेश बन गया था, विकास के कार्यों में डाका डालने वाला प्रदेश बन गया था, वह है लाल टोपी। और लाल टोपी के खतरे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया है प्रदेश को, प्रदेश वैसे भी सतर्क है। लखनऊ की इस लड़ाई में जानकारों को बीजेपी की तरफ से लाल टोपी का जिक्र उठाना हैरान कर रहा है। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, क्योंकि लाल टोपी का सफाया करने की योगी की भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश में पहले उल्टी पड़ चुकी है। इसी उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी ने लाल टोपी पर निशाना साधा था, तब बीजेपी को नुकसान ही हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का जो रंग होता है वो केसरिया होता है, और जब अस्त होता है तो लाल होता है।
वामपंथ का गढ़ ध्वस्त हुआ। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की टोपी भी लाल है, तो उसका भी अस्त आने का समय आ गया है, जो केशव जी ने कहा है। ऐसा अस्त कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बयान साल 2018 में दिया था। मौका था उत्तर प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर संसदीय सीट का उपचुनाव। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी और योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। ऐसी एक रैली का आयोजन कौशलेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में फूलपुर के नवाबगंज में हुआ, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से त्रिपुरा में लेफ्ट का लाल रंग खत्म हुआ, उसी तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी भी खत्म करनी। 2017 की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के हौसले बुलंद थे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को जीतकर बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के सीट खाली करने से हो रहे इन उपचुनावों में बीजेपी को जीत का पूरा भरोसा था। 2018 के इस उपचुनाव में भाजपा ने गोरखपुर से उपेंद्र शुक्ला और फूलपुर से कौशलेंद्र सिंह पटेल को मैदान में उतारा। गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का 27 साल से दबदबा था। योगी आदित्यनाथ इस सीट से 5 बार और उससे पहले उनके गुरु महंत अवैधनाथ 1 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। बीजेपी दोनों ही सीटें नहीं बचा सकी। इस उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ पर चुटकी ली कि यूपी से वो लाल टोपी कभी नहीं हटा पाएंगे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव अपने दोनों नए सांसदों को लाल टोपी पहनाकर लोकसभा ले गए। सदन में लाल टोपी पहनकर पहुंचे मुलायम सिंह यादव भी शायद यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि लाल टोपी के वजूद को मिटाना इतना आसान नहीं है, और शायद इसीलिए इस बार भी टोपी विवाद से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और जिस तरीके से सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, कई सांसद कूटे गए हैं गांव में, और जिस तरीके से इस समय जो माहौल है महंगाई को लेकर के, हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें भी जिता दे। अब सवाल यह है कि जब बीजेपी का दांव पहले बेकार जा चुका है, तो फिर पीएम ने लाल टोपी का जिक्र क्यों किया? इसकी वजह समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनना पड़ेगा। एक नई परिपाटी बन गई है, और महोदय मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह तंज सदन में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी की लाल टोपी पर किया, लेकिन इसके आगे योगी ने जो वाकया सुनाया उससे साफ हो गया कि वो लाल टोपी को लेकर क्या बात जनता को समझाना चाहते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है, और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। योगी के इस बयान का जवाब अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर लाल टोपी पहने तस्वीर लगाकर दिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों को लगता है कि लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का लाल टोपी का जिक्र करना उसकी एक रणनीति का हिस्सा है, जो वोट के खेल में उसका फायदा करवा सकती है। लेकिन सवाल है कैसे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। राजनीति में विचार बहुत अहम है। आखिर आप कौन सी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस दल के साथ, उसके झंडे, उसकी टोपी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे उसकी पहचान हो जाती है। गांधी टोपी आजादी के पहले साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ इंडिया के गुस्से की पहचान बनी। वो बाद में कांग्रेस पार्टी के पास चली गई। जेपी हो या फिर आरएसएस,
सबने अपने अपने तरीके से टोपी का इस्तेमाल किया अपनी विचारधारा को आगे ले जाने में। इस टोपी का इतिहास है, लेकिन इसी टोपी पर अब राजनीति हो रही है। भारतीय राजनीति में टोपियों का विशेष महत्व है। टोपियां पार्टी और संगठन विशेष की औपचारिक ड्रेस का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज के चुनाव में टोपी की कितनी अहमियत हो गई है और बीजेपी को समाजवादी पार्टी की लाल टोपी चुनौती क्यों नजर आ रही है। इन सवालों का जवाब जानने से पहले टोपी का संक्षिप्त इतिहास भी जान लीजिए। इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय राजनीति में टोपी की एंट्री प्रथम विश्व युद्ध से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध से जुड़ी है। महात्मा गांधी और दूसरे भारतीय कैदियों को जेल में ड्रेस कोड का पालन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उन्हें टोपी भी पहनना जरूरी था। जब गांधी भारत लौटे तब उन्होंने घर में बने खादी के कपड़ों को अपनाया। टोपी के साथ ये कपड़े स्वावलंबन आंदोलन का प्रतीक बन गए। इस तरह महात्मा गांधी का पहनावा राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस की पहचान बन गया और भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू आदतन गांधी टोपी के संशोधित संस्करण को पहनते रहे और बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने भी इसे अपनाया। लेकिन पिछले कई दशकों से ये प्रचलन से बाहर हो गया था, लेकिन अन्ना आंदोलन इसे दोबारा प्रचलन में ला दिया। मुलायम हो या फिर अखिलेश, समाजवादी पार्टी में भी लाल रंग की टोपी पहनने की परंपरा है, जिसके जरिए जानकारों को लगता है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की भगवा टोपी का मुकाबला करना चाहती है। अखिलेश को लगा कि जिस तरह से बीजेपी का भगवा रंग चौतरफा चर्चा में है, उसकी चर्चा बढ़ती जा रही है, इसीलिए उनकी पार्टी का भी एक रंग होना चाहिए जो बीजेपी के भगवा रंग का मुकाबला कर सके। इसीलिए उन्होंने इसे अपनी पार्टी की आधिकारिक ड्रेस का हिस्सा बना दिया। लेकिन बीजेपी इस लाल टोपी को अखिलेश के राज में हुई कथित गुंडागर्दी का प्रतीक बनाना चाहती है। इसीलिए पीएम से लेकर योगी तक जनता को अखिलेश सरकार के दौर की याद दिलाने में लग जाते हैं। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लेकिन अखिलेश इस आरोप को खारिज करते हैं और लाल टोपी पर उठ रहे सवालों को बीजेपी की खींच बता देते हैं। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है? तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना, यह भी होने वाला है। लाल टोपी से पहले जाली टोपी, शमशान, कब्रिस्तान और अब्बाजान जैसे जुमलों का जिक्र हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी को लाल टोपी को मुद्दा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अखिलेश के लिए लाल टोपी का गुंडागर्दी से जुड़ना कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है? ये सवाल हमने लोक नीति CSDS के निदेशक संजय कुमार से पूछे। तो जब राजनीति ध्रुवीकरण बहुत तेज हो जाती है, शार्प हो जाती है, तो तब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तेज होते हैं और शायद नारों का, पार्टियों को लगता है कि नारों से काम नहीं चलेगा और आपको नारों से हट करके कुछ और चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। यही वजह है कि इस तरह का बदलाव हमें भारतीय राजनीति में दिखाई। उत्तर प्रदेश के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है। उससे पहले ही बहस के मुद्दे बदल रहे, निजी हमले हो रहे, जिसे देखते हुए जनता के मुद्दों के कमजोर होने का खतरा गहराता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। टोपी की सुलझन में बस असल मुद्दों को कोई टोपी न पहना दे। जी हाँ, आम आदमी का मुद्दा रोटी है, टोपी नहीं। हमारी इस विशेष पेशकश लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।